साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, उनके अलावा और अन्य जो बहुजन महापुरुष हैं हमारे गुरुओं के अलावा, उनको भी नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर लल्लई यादव, पेरियर रामानायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा, बिजली पासी, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, आप सभी को जो है मेरा नमन, कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन, क्योंकि आपने अपने जीवन संघर्ष से हमें बहुत कुछ दिया। तो आपका बलिदान जो है वो अमूल्य है, उसको चुकाया नहीं जा सकता है। आज का लाइव जो है, ये लाइव तो मुझे कल या परसों में ही करना था, मगर मैंने थोड़ा सा लेट किया क्योंकि मैं गंभीरता से इस पे बात रखना चाहता था। और मैं ये लाइव इसलिए कर रहा हूँ, आज का लाइव थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, कि लोग इस लाइव की अहमियत को समझें। और हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं या बहुजन समाज के जो लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो लोग इसकी गंभीरता को समझें, हमारे नौजवान इसकी गंभीरता को समझें। पहली बात तो मैं किसान आंदोलन, क्योंकि चरम पे किसान आंदोलन से शुरुआत करूंगा। मैंने सुना था किसी से कि कोई किसी को राज नहीं देता, कोई किसी को ताज नहीं देता, जो लेता साडे निज बल लेता, जिसमें दम होता है वो लेता है, अपने दम पे लेता है। तो किसानों का आंदोलन चल रहा है और लगभग 67-68 दिन हो गए हैं। और आंदोलन में कितनी ताकत होती है आप देख रहे हैं। जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकती थी, वो सरकार जो है बेबस सी नजर आ रही है। ये आंदोलन की ताकत होती है। तो जो हमारे लोग ये कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, ये संदेश मेरा जो है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जिस अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस पे जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक वैचारिक जो है, राजनीतिक मजबूरी के कारण मेरा समर्थन नहीं करते, ये उनके लिए भी है आज लाइव। जो लोग समर्थन करते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो राजनीतिक कारणों से विरोध करते हैं, ये लाइव उनके लिए भी है। तो किसान सड़कों पे है, यानी कि आंदोलन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने वाजिब हक की, जो आपका अधिकार बैठता है उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ता है। जब सरकार से आपको कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए भी आपको सड़कों पे आना पड़ता है। तो बहुजन समाज के लोगों को किसान आंदोलन से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह अपने हक के लिए जो है 2-2 महीने, और किसान आंदोलन तो और 3 महीने से पहले चल रहा है जब से बिल पास हुए, तो यानी कि 5-5, 6-6 महीने भी घर छोड़ के
सड़कों पे रहना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लाठियाँ खानी पड़ती है, गोलियाँ खानी पड़ती है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ते हैं। ये उन लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, जो लोग राजनीतिक मजबूरी के कारण मेरा विरोध करते हैं। दूसरा, कुर्बानियाँ आप देख लीजिए कि फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो अधिकार आपका छिन जाता है उसको लेने के लिए आपको वो मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है। ऐसा माननीय काशीराम साहब कहते थे। और एक नाम जो और मैं आज के लाइव में लूंगा, वो आपके काम आएगा, उसको याद रखिएगा। तो मैंने आपको जैसे कहा कि जो अधिकार आपका छिन गया वो मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा किसान कर रहे हैं। तो उसमें बलिदान कितने चले गए ये भी देख लीजिए। जो लोग कहते हैं कि भाई युवाओं के कैरियर खराब हो जाते हैं, सब चीज़ें होते हैं, युवा किसान आंदोलन में भी है, मुकदमे भी लगे हैं, सब चीज़ें लगे हैं, लेकिन अपने हक के लिए जो है वो लोग कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं आप देख लीजिए। और 120 से ज़्यादा बलिदान भी हो चुके हैं। ये दूसरी बात है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक आ जाता कि आंदोलन में हिंसा हो जाती है, आंदोलन को तो जानबूझ के खराब किया जाता है, ये लोग षड्यंत्र करते हैं। बहुत सारे कई आंदोलनों में लगा, लेकिन मैंने कहा कि लोगों को जानना चाहिए। तो किसान दिल्ली गए थे और सरकार ने साजिश करा के आंदोलन में लाठियां चलवाई, गोली चलवाई, आंदोलन को बदनाम किया, बाकी काम मीडिया ने कर दिया। तो जो बेचारे लोग हैं उनको समझना चाहिए किस तरह से आंदोलन को खराब करने के लिए सरकार साजिशें करती है। ये पुख्ता परिणाम जो है प्रमाण आपके लिए हैं, उन लोगों के लिए जो लोग आंदोलन की वैल्यू नहीं समझते और आंदोलनकारियों को भी सम्मान देने के बजाय उनका राजनीतिक मजबूरियों से विरोध करते हैं। तो ये किसान आंदोलन जो है बहुत कुछ सीख देता है तमाम लोगों को, जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं किसी दल से या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कि अपनी लड़ाई को जीतने के लिए कितनी परेशानियां, कितने तरह के अपमान, संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप के बाद आपको ये लड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग आज इस बात से सीख ले लेंगे और वो समझ लेंगे किस तरह से आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ता में बैठे लोग जो है सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हैं, निर्दोष लोगों पे लाठी चलवाते हैं, आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने लोग भेज के हिंसा करवा देते हैं। और इसके आरोप जो हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको झेलने पड़ते हैं। तो मजबूरी में जाता आदमी, सड़क पे खुशी से तो नहीं जाता है। अब मैं एक नाम ले रहा था आपके सामने, अभी बजट पेश हुआ और बजट में पहले बात तो SC ST OBC के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि बजट जो है वो कागजों में है, वो धरातल पे नहीं है। धरातल पे जब वो आएगा, धरातल पे उस पर काम होगा, आपको पता लग जाए। पहले भी पिछले साल का जो बजट था 2020 का, उसमें बहुत तमाम तरह के वादे हुए थे, वो वादे आज तक धरातल पे नहीं आए हैं। हम तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हैं देखते हैं सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जो बहुत गंभीर बात उसमें थी और ये लंबे समय चली आ रही थी, मैंने सोचा कोई और शुरुआत करेगा, कोई राजनीतिक दल करेगा, जो बहुजनों के हितैषी दल है वो करेंगे, कोई आएगा निकल के कोई बात करेगा। लेकिन जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, सरकार संस्थाओं है, जिनको जिस तरह से षड्यंत्र से खत्म किया जा रहा, मैं उस पर आज अपनी बात रखना चाहता हूं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जैसे मैंने कहा कि वो लोग आज का लाइव जो है हमारे नौजवान ध्यान से सुने। अब इसको लाइव को डिस्टर्ब करने के लिए तमाम तरह सरकार के लोग लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मुझे तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़े, जैसे किसान रह रहे हैं। देखिए, वो जो सरकारी डिपार्टमेंट है, किन्होंने बनाए तो नहीं थे, सरकार के लोग हैं, लेकिन वो क्यों बने थे और उससे क्या लाभ हुआ, मैं आपको बहुत जल्द समझा दूंगा। ये सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं, आरक्षण की व्यवस्था है देश के अंदर। 2 अप्रैल हुआ, 20 मार्च को एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से SC ST एक्ट पे। फिर 2 अप्रैल हुआ, 13-14 लोगों ने, 15-16 लोगों की शहादतें हुई। शहादतों के बाद जो है मुकदमे लगे, बहुत सारे लोगों ने झेला। उसके बाद जो है सरकार को वापसी करना पड़ा, बड़ा विरोध था, पूरे देश में हुआ था। किसान आंदोलन से भी बड़ा व्यापक था वो आंदोलन, इसलिए सरकार को घुटनों पे आना पड़ा था, तब जाके मिला था। सरकार ने वापसी किया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं गलत डिसीजन था, फिर वो डिसीजन भी वापसी हुआ।
अब ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, जब 2 अप्रैल के बाद सीधा सरकार को समझ में आ गया, आरएसएस और बीजेपी के लोगों, इनसे सीधा नहीं लड़ा जा सकता है। ये अपने अधिकारों के लिए ये तैयार हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने महापुरुषों को पढ़ के तैयार हो चुके हैं, सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए सीधा हमला ना करके अब सारे सरकारी डिपार्टमेंट को धीरे धीरे करके प्राइवेट किया जा रहा है। अभी कहा गया कि हम लोग बैंक प्राइवेट करेंगे, एलआईसी, जो तमाम जो इंश्योरेंस से जुड़े सेक्टर उनको प्राइवेट करेंगे, रेलवे को प्राइवेट करेंगे। काफ़ी से सब चीज़ें पहले हो चुके। कहीं एयरपोर्ट जो है कि एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लखनऊ में मैं एक बार आया तो अडानी एयरपोर्ट के नाम से मैंने देखा। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बाबू जगजीवन राम जो हैं, उन्होंने बहुत नौकरियां देने का काम जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को किया। और जो आज के नौजवान हैं वो जान लें और पता कर लें कितनी नौकरियां जो है बाबू जगजीवन राम ने दी। और नौकरियों से क्या परिवर्तन होता है ये चंद्रशेखर आजाद से पूछे, मैं बताता हूं आपको। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी और उनके भाई जो हैं, वो 5 भाई हैं। चार भाई है मेरे पिताजी के, जो और मतलब परिवार था। तो मेरे बड़े वाले ताऊजी जो हैं वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए वो। दूसरे वाले जो ताऊजी थे वो देहरादून में, वहाँ से जो है वो सिटी एयरफोर्स से रिटायर हुए। तीसरे नंबर पे मेरे पिताजी थे जो टीचर थे, टीचर से रिटायर हुए। चौथे नंबर पे मेरे चाचा हैं जो गांव में हैं। देखिए मैं लाइव के चक्कर में कंफ्यूज हो गया, 5 ही वो हैं मेरे परिवार। मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी को लगा 5 भाई थे। जो सबसे बड़े वाले वो गांव में रहते थे, उनसे छोटे वाले जो है वो आर्मी में गए। तीसरे नंबर के जो हैं वो देहरादून में सिटी एयरफोर्स से रिटायर हुए। चौथे नंबर मेरे पिताजी थे और 5वें नंबर पे मेरे चाचा हैं जो गांव में रहते हैं। बड़े वाले ताऊजी खेती करते रहे, उनका परिवार है। काफ़ी, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक भी बच्चा जो है सरकारी नौकरी पे नहीं लगा, क्योंकि ताऊजी गांव में रहते थे। तो सब जो लोग बच्चे बड़े होते वो खेती वगैरह काम से जुड़ते गए। अभी बड़ी मुश्किल से वो अपने परिवार को सर्वाइव कर पा रहे हैं। फिर उनसे छोटे वाले वो आर्मी में थे, उन्होंने अपने परिवार को मजबूत किया। जो देहरादून चले गए थे ताऊजी, जो सिटी एयरफोर्स में थे, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। एक भैया जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं, वो देहरादून में एक अच्छे पद पे है। उनके छोटे वाले जो उनसे जो छोटे हमारे भैया हैं वो अमेरिका में हैं, वो इंजीनियर हैं। सिस्टर हमारी वहीं पे जो है वो वही देहरादून में है। उसके बाद हमारे पिताजी थे। हम 6 भाई बहन हैं। हमें 6 भाई बहन को हमारे पिताजी ने पढ़ाया। खेती करते शायद ना पढ़ा पाते, लेकिन वो सरकारी जॉब में थे तो उन्होंने हमें पढ़ाया। वो पढ़ाई की वैल्यू को समझते थे। और जब उन्होंने पढ़ाया तो हम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। उन्होंने हम पे मेहनत की, पढ़ाया। तो क्योंकि उन पे वो सरकारी जॉब में थे तो एक अच्छा जो है अर्निंग उन पे थी, तो हमारे जीवन में बदलाव हुआ, हमें मौका मिला। उसकी बदौलत आज चंद्रशेखर है, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर नहीं पढ़ते तो जान ही नहीं पाते। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था उसको उस पर नहीं चल पाते तो कुछ कर ही नहीं पाते। फिर जो हमारे जो चाचा है वो गांव में रहते हैं, वो जॉब में नहीं गए, वो गांव में खेती करते थे। उनके बेटे कोई जॉब में नहीं है, वो सब अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं। धीरे धीरे वो परिवार मेहनत मजदूरी करके सर्वाइव कर रहा है। तो अगर मुझे औरों से अलग मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरे पिताजी जॉब में नहीं होते तो शायद मैं वकालत की पढ़ाई ना कर पाता और शायद मैं आज आप लोगों के सामने ना होता। तो परिवर्तन होता है सरकारी नौकरी से बड़ा। मेरे ताऊजी अगर जॉब में नहीं होते तो मेरे भैया अच्छी जॉब पे नहीं होते। और मेरे एक भैया जो हैं वो इस देश से भी बाहर 7 समुद्र पार जो हैं वो इंजीनियर हैं अमेरिका में, तो शायद वो ना हो पाते। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें जो है रिजर्वेशन, आरक्षण के दम पे जो नौकरियां मिली हैं तो उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। अब ये सरकार आरक्षण को ख़त्म कर रही है। उसका सीधा तरीका है कि सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट में आरक्षण है ही नहीं। तो मैं लंबे समय से सोच रहा था कि हमें अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। जैसे कि जो अधिकार जो हमें नहीं मिला है तो वो अगर उसकी वैल्यू को हम नहीं समझते हैं, लेकिन जब हमें मिल गया, जैसे हमें स्वाभिमान से जीवन जीने का जो है मौका मिला,
सो हमारा जीवन जो है वो आर्थिक रूप से जब हमारे फैमिली संपन्न हुई तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। अब अगर हमसे दोबारा गुलामी वाले जीवन में जाने के लिए कहा जाए तो शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे और शायद हम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे जो बड़े ताऊ जी थे वो एक किसान के यहाँ हाल ही रहते थे। देखो, हम किसान आंदोलन में सहयोग करते हैं, लेकिन दलितों पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ज़मीन नहीं है, वो तो मजदूरी करते हैं। लेकिन क्योंकि जब भी देश हित में कोई भी आंदोलन होता है तो किसान लोग जो हैं, दलित समाज के लोग तो स्पेशली जाते हैं मदद करने के लिए। तो आज समाज हमारा खड़ा, मैं खुद भी जाता हूँ। लेकिन मेरे ताऊ जी जो है ना, एक बार मैं गाँव गया था, लोग की पढ़ाई करते, तो मेरे ताऊ जी ने कहा कि तुम्हें कुछ लोग देखना चाहते हैं गाँव में, तो तुम चलो मेरे साथ। तो मैं गया तो ताऊ जी ने मुझे मिलाया कि ये परिवार है। मैं इनके यहाँ हाल ही लगा हुआ था, इनके यहाँ इनके जो है खेतों काम करता था, इनके जानवरों का काम करता था। मैं बिल्कुल एक जनरल बात बता रहा हूँ सच, क्योंकि मैं देसी आदमी हूँ, गांव से आता हूँ, तो सब चीज़ों को खेती भी की है, पेड़ भी काटे हैं, तमाम तरह से जो है और भी काम किए हैं किसानी के, पानी भी दिया, सब चीज़ें जानता हूँ। करीब करीब भैंस जानवर भी रखे हैं, दूध निकालना भी जानता हूँ, घास काटना, सभी चीज़ें जानता हूँ। तो गाँव से आता हूँ, गाँव की परेशानियों को जानता हूँ, जाति का अपमान भी जानता हूँ, जातिगत दर्द भी जानता हूँ, जातिगत जो है शोषण भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने वो देखा और झेला है। जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी पॉकेट में जो पैसे नहीं होते, उनके सपनों को टूटते हुए भी देखता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से एक ही हूँ। तो जो मतलब तमाम तरह की परेशानियां आज के नौजवान के जीवन में, उनको समझता हूँ, बखूबी समझता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ और मैं उसी जीवन को जी के आया हूँ। तो मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि मैं इनके यहाँ हाल ही लगा हुआ था, तो मुझे बड़ा दुख था मेरे लिए, लेकिन मुझे लगा कि चलिए, उन्होंने हम पे कितनी मेहनत की और हमें मौका दिया कि देखो मैं हाल ही लगा हुआ था, लेकिन मेरा भतीजा ना लगे, मेरा बेटा ना लगे। तो उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि पढ़ने के बाद जो है तरक्की के रास्ते खुले। तो जो थोड़ी बहुत आर्थिक संपन्नता शेड्यूल कास्ट के लोगों में आई है, बैकवर्ड के लोगों में आई है, जो माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड है उनके जीवन में आई है, ये सिर्फ आरक्षण की वजह से आई है। क्योंकि इस देश में जो कास्टिज्म है, जिस तरह का भेदभाव है, जिस तरह की व्यवस्था बनी है, उसमें इतने भेदभाव में, जहां आज भी बार बार तरह तरह के अपमान घोड़ी से उतारना और पता नहीं क्या क्या जो है, जमीन जो बड़े लोग हैं उनके घर के नाम जूते उठा के चलना, और तमाम तरह के भेदभाव, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, मूछे रखने पर हत्या हो जाती है। तो तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं गांव में अभी भी है। अच्छे मतलब आप अच्छे जा रहे कब कुछ तैयार हो जाते हो तो उस पर भी वो है लोगों को, अगर आप अच्छा घर बना लेते हो इस पर भी ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो इनके बीच में भी अगर आगे बढ़ने का रास्ता मिला, आर्थिक थोड़ी संपन्नता आई, तो वो आरक्षण से जो नौकरी प्राप्त हुई उससे आई। और आरक्षण एजुकेशन से स्टार्ट हो जाता है, एजुकेशन में मिलता है, फिर घर मतलब फीस में भी थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने देखा कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो हैं, वो बैकवर्ड के भी जो है बच्चे किस तरह से गांव से साइकिल पे निकल के स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, पढ़ते हैं, फीस के पैसे भी नहीं होते, तो किस तरह से वो अपने उसको निकल के आते हैं। लेकिन उनका प्रयास रहता है, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, तमाम तरह की परेशानियां सहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में जूझ रहे हैं कि वो कुछ करके दिखाएं, देश हित में उनको मौका मिले। तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था, आरक्षण राजकाज में हिस्सेदारी का मामला, प्रतिनिधित्व का मामला। मैंने इसको कई बार समझाया भी, मैंने जनरल कास्ट के लोगों इस पर सेटिस्फाइड किया कि नहीं, आरक्षण सही है, होना भी चाहिए। ये अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन के नाम से वहां से जानते हैं। मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये छीना जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है और हमारे लोग चुपचाप बैठे हैं। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं सत्ता में जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंदोलन भी बहुत जरूरी है। किसान तो सत्ता में नहीं है, लेकिन अपनी मांग के लिए सरकार के आगे अड़े हुए हैं। तो ये हौसले की बात है, ये स्वाभिमान की बात है। आप घर में बैठे सोचते हैं कि आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके लिए लड़ना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, आपको सामने आके अपनी बात रखनी पड़ती है। सरकार अगर इतना आपसे प्यार करती तो शायद मुझे लगता है कि आपकी सारी समस्याओं को सुन के उनका हल निकाल देती, लेकिन नहीं निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बजट जो है ये पास और ये लागू हो, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं सरकारी डिपार्टमेंट बिक जाएं, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएं। और मैं जनरल कास्ट के लोग भी इसको समझें कि सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे तो उनके बच्चे कहाँ से नौकरी कर पाएंगे और किस तरह से पाल के तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। मेरे पिताजी चाहते थे कि हमारे छोटे वाला भाई जो इंजीनियर बने, तो उन्होंने खूब उसके लिए मेहनत की, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया और तमाम तरह से मेहनत की, ट्यूशन और सब चीज़ें रखी। तो माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं कि अपने पेट का जो है काट के उसको देते हैं,
कि जैसे मैंने खुद देखा कि मेरे पिताजी को अक्सर जो है वो चंद कम कपड़ों में मतलब रहते, जो उनके एक ही जो तरह के 2-3 जोड़े थे उन्हीं में रहते थे, लेकिन हमें वो ड्रेस हमेशा प्रॉपर सिलवा के देते थे, हमें समय पर सर्दियों में जूते सिलवा देते थे और जर्सी देते थे, तमाम जो मतलब सुविधाएं जो ज़रूरत की सामान है पढ़ने के समय में, किताबें और सब चीज़ें वो हमें देते थे, ट्यूशन वगैरह सब चीज़ों का को करते थे। लेकिन उसके लिए वो किस तरह से एक सीमित तनख्वाह से किस तरह कटौती करते थे, बड़ा सोचने का। तो फिर बहनों की शादियाँ, तो ये मेरा नहीं, ये तमाम जो है देश में रहने वाले लोगों का हाल है। मगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, अब आरक्षण खत्म किया जा रहा है तो हमें लड़ना पड़ेगा सर। और मैं ये चाहता हूं कि अब जो है एक बड़ी आबादी हमारी जो है पूरे देश के अंदर है। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए। पूरे देश में एक बड़ी आबादी हमारी है, शेड्यूल कास्ट के लोग, तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियां, बैकवर्ड की बहुत सारी जातियां हैं, माइनॉरिटी में भी बैकवर्ड है, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, वो भी हैं। और जो देश में जो लोग रहते हैं उनमें जो नौजवान हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट नौकरी चाहते हैं, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि नहीं, सरकार तो कुछ छोड़ ही नहीं रही है, सरकार तो सब बेच के ख़त्म कर दे रही है। तो हमारे ये भी मांग रहनी चाहिए कि चलिए, अगर आप कहते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि सरकार डिपार्टमेंट ख़त्म करने पड़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट में जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमारे लोग वहाँ नहीं होंगे तो हमारी बात ही नहीं होगी, कोई हमें मैनेजर नहीं बनाएगा, सब लोग चाहेंगे हम लेबर क्लास ही बन रहे हैं, लोग जिस तरह हमारे बारे में सोचते हैं इस व्यवस्था में। तो जहां आज भी देखें न्यायपालिका है लेकिन न्याय तो नहीं मिलता है, न्याय के लिए तो आंदोलन करने पड़ते हैं। कानून व्यवस्था है लेकिन पुलिस FIR तो नहीं लिखनी पड़ती, उसके लिए तो धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अभी आकाश पाल का मामला देख लीजिए मेरठ का। अगर हम न्याय के लिए लड़ने जाते हैं तो पीड़ित परिवार पे लाठियां चला दी जाती है। मुझे बड़ा दुख है, मेरी माताओं बहनों पे वहाँ पाल समाज की लाठियां चली, बहुत दुख है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि सब चीज़ें हैं और सब लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोग नहीं है सिस्टम में, तो हमारे लिए नहीं कुछ हो रहा है। तो ये आरक्षण जो है, जिसकी वजह से मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी एक सम्मानित जीवन जी पाए, मैं इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। और मैं हम की बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों को इसके लिए लड़ना चाहिए। आने वाले कल में मैं शुरुआत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपको किसानों से सीख लेनी चाहिए। जो अधिकार सरकार ने उनके अब ख़त्म किए हैं उसके लिए वो लड़ रहे हैं, जो कानून के खिलाफ बनाए उसके लिए वो लड़ रहे हैं, MSP पे जिस पे वो कानून चाहते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमें मिला है वो ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग नहीं लड़ रहे। तो इसका मतलब हमारा जो है वैचारिक दरिद्रता जो है वो हम पे हावी है, मानसिक गुलामी हमारे ऊपर हावी है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप बचेंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि कुछ बच गया हो। जब एक पूरी ताकत लगी हो आपके अधिकार छीनने में, तो बचने का मतलब नहीं बनता है, फिर आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश में रहने वाले नौजवानों से, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के नौजवानों से, कि साहब कब लड़ेंगे? जब सरकार सब कुछ खत्म कर देगी, जब सरकार BHL बेच देगी, कॉल बेच देगी, सेल बेच देगी, भारत पेट्रोलियम, काफ़ी चीज़ें बिक भी चुकी हैं, जब तमाम एयरपोर्ट और सब चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, तो आपको कौन देगा वहाँ कुछ? और फिर प्राइवेट का हालात आप जानते हैं, प्राइवेट तो गुलामी है। जैसे मैं एक ही इशू पे बात करूँगा, सफाई कर्मचारियों का आप काम देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, बाबा साहब जानते थे और बाबा साहब ने किया भी, कि कोई भी कार्य जो है, जो दैनिक कार्य है, वो ठेकेदारी पर नहीं होगा। लेकिन जब सफाई कर्मचारी यानी कि वाल्मीकि समाज के लोग जो, या शेड्यूल कास्ट के जो चमार जाति के लोग हैं, वो सफाई का काम करते हैं, जब वो लोग करते थे सफाई काम और सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, सरकारी नौकरी थी, तो जब 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो मेरे बाप दादाओं ने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ये जीवन नहीं जीने दूंगा, मैं उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें भी राइट दिए हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा अच्छा। और जब ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, IAS IPS बनने लगे, तो सिस्टम को दिक्कत हो गई। तो उन्हें लगा कि सफाई का काम कौन करेगा, तुम्हारी मजदूरी कौन करेगा, तुम्हारे खेतों में हल कौन चलाएगा, तुम्हें कौन जो है, ये किस पे राज चलाओ, किसका शोषण करोगे, किसको जाति की वजह से प्रताड़ित करोगे, ये कहाँ मिलेंगे लोग तुम्हें। तो उन्होंने, सिस्टम में बैठे लोगों ने वहाँ ठेकेदारी प्रथा कर दी। आज 7,500 रुपये, 8,000 रुपये, 11,000 रुपये पे है। तो उसमें क्या होता है कि वो इतना पैसा है कि जिसमें आदमी रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा। तो एक तरह से गुलामी में धकेलने का जो है पूरा सिस्टम है
कि लोग जो हैं अपने पेट की भूख के लिए, यानी कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी दवाई के इलाज के लिए, अपने घर की रिपेयरिंग के लिए, अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। तो 10% लोग जो हैं वो 90% पूंजी पे कब्जा करे बैठे, और 90% जो लोग हैं किसी जाति धर्म के हों, वो 10% पैसे पे जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। ये कोई जीवन थोड़ा, ये तो गुलामी है। गुलाम कहते हैं ना, काशीराम साहब कहते हैं गुलामों के अधिकार नहीं होते हैं, गुलामों की बहन बेटियों पे शोषण होता है, गुलामों को सताया जाता है, गुलामों का उत्पीड़न होता है। गुलाम होता है, गुलाम कभी राजा नहीं होता है। जबकि बाबा साहब ने कहा कि राजधानी का पेट काट दिया, वोट का अधिकार दिया और तमाम अधिकार दिए। तो जैसा मैंने कहा, सोचिए आपने जो मूछें रखी हुई हैं और कोई आपकी मूछें काट दे, मुझे ऐसा ही लगा जैसे मूछें काट दी गई हूँ। हमारा सम्मान जो है ये सरकार डिपार्टमेंट खत्म करके छीन लेगा कि इनको उस हालात पे ले जाओ कि जहां ये रोटी के लिए मोहताज हो जाए। जैसे मूछें मैंने कहा काट दे, जैसे जिन नौजवान ने मूछें रखी है कोई जबरदस्ती पकड़ के आपकी मूछें काट दे, उस अपमान को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि हमें संघर्ष करना है। मैं तो तय कर चुका हूं कि मैं अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो नौजवान जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जिलों में तैयारी करो, और किसान भाइयों की तरह हम भी बड़ी बड़ी पंचायतें करके जो है इस सरकार को बता देंगे कि हम एक बड़ी आबादी है इस देश की, जो बहुजन समाज है, SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो एक बड़ी आबादी है और उनके अधिकार आप ऐसे नहीं छीन सकते उस देश में। मैं जानना चाहता हूं इस लड़ाई में कौन कौन साथ है, वो लिख के बताए कि भैया हम लड़ेंगे और हम लड़ना चाहते हैं। सर मैं कह रहा हूं कि अगर आज नहीं लड़े तो कल गुलामी आ जाएगी, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे। बाबा साहब अकेले हमें सब कुछ देके गए, फिर उससे पहले हमारे महापुरुषों ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, हमें पढ़ाने के लिए माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संत गाडगे जी महाराज, पेरियार जी महाराज, प्यारे लल्ले यादव जी, तो गुरु नारायण स्वामी, कितने लोगों ने जो है इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, कितने लोग हैं। और मैं आदिवासी उससे तो अगर बात करूं तो बहुत लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों ने ये संघर्ष किया स्वाभिमान के लिए। तो मैं कल को एक बार हम लोग कल्पना करते हैं, ये मैंने आज एक कुर्ता पहना, ये कुर्ता जो है मुझे जब मैं फरारी में था तो पंजाब से एक परिवार ने दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये कपड़ा जो है एक हमारे जो डेरा सचखंड बल्ला, वहां से के जो गुरुजी उन्होंने मुझे दिया था कि ये कपड़ा मतलब सम्मान के तौर पे दिया था, वहाँ पंजाब में इस तरह के रिवाज है। तो मैंने सोचा कि आज यही पहन लेता हूँ, गुरुओं का आशीर्वाद भी रहेगा। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नफरत थी राजनीति से, लेकिन मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों को आप सोचिए कि जो लोग संसद विधानसभा में बैठे वो आपके अधिकारों के लिए चुप हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो लोग लड़ना चाहते हैं। वो पूरे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ऐसे नौजवान, ऐसे योग्य व्यक्ति जो हैं जिनको मौका नहीं मिला, बहुत हैं, जो गरीबी की वजह से, पैसा ना होने के कारण राजनीति में नहीं कर पाए। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि वो लोग करेंगे। लेकिन अभी जो इशू है वो मेन ये है कि हमें अपने अधिकार की सुरक्षा कैसे करनी है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं लगातार बात करूंगा, मैं कल 2-4 दिन फिर लाइव आऊंगा और मैं लोगों से कहूंगा कि वो लोग तैयार हो जाएं, वो मुझे भेजे मैसेज, मुझे संदेश भी दे, मुझे सुझाव भी दे कि भैया हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी कर। सब लोग अपने अपने सुझाव भी भेजें और सब लोग जो हैं ये तैयारी भी करें कि अब हमें करना है। जैसे किसानों ने अपना दबाव बनाया है अपनी मांगों को लेकर, इस तरह से हम भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस देश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये आपके बाप दादाओं की बनाई हुई सरकारी संस्थाएं नहीं जिनको बेच रहे हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसलिए बना है सब चीजें कि इस देश के एक वंचित तबके को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप ये छीन के, क्या प्राइवेट में क्या होता है, 12 घंटे ड्यूटी कराएंगे, 14 घंटे ड्यूटी कराएंगे, जब मर्जी चाहे निकाल देंगे। आप लेट जाओगे तो आपको तब गेट के बाहर कर देंगे, जब आप कहोगे कि परमानेंट कर दो तब निकाल देंगे। कोई गारंटी नहीं है। क्या है प्राइवेट में जो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं उनके हाल देख लीजिए। ऐसे हाल कि काम तो आप उतना ही करेंगे, लेकिन आपको तनख्वाह जब मांगने जाओगे तो मालिक चाहेगा कब मिलेगी, और फिर वो अपने आप तय करेंगे आपको क्या तनख्वाह देनी। कोई गारंटी थोड़ा ही है किसी चीज की। तो जो नौजवान आज पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि सर नौकरी कहाँ मिलेगी जब ये सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग लड़ना चाहते हैं, और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग से लड़ना चाहते हैं। हमारी बहनें घर गांव में रह के पढ़ रही है, एक छोटी बहन हमारी जज बनी है अभी,
पंजाब से, कल मैंने उसको मुबारकबाद दी थी। तो मैं, वो जज तभी तो बनी जब ये सरकारी डिपार्टमेंट है। तो जो बहनें हमारी पढ़ रही है और वो भी बराबर में आके जज बनना चाहती हैं, वो आईपीएस बनना चाहती हैं, आईएएस बनना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो पुलिस में जाना चाहती हैं, क्या भर्तियां निकल रही है। चलो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ दे रही है, और जो नौकरियां भी हैं उसमें देखो किस तरह का छल कर रही है एससी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ, बैकवर्ड के लोगों के साथ, किस तरह उनको चुन चुन के निकाल रही है, किस तरह के नए कानून बना रही है। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग कमर कसें। पहले भी हम लोग लड़े हैं, 2 अप्रैल लड़े हैं, 23 फरवरी लड़े हैं, 13 पॉइंट रोस्टर लड़े हैं, एक बार और हमें लड़ना पड़ेगा। और अब हम जो हैं जिले वाइज या मंडल वाइज जो है, यूपी से तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ। हम लोग उत्तराखंड में भी एक बड़ी रैली के लिए मैं संदेश देता हूँ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, हमारे जो नेता वहाँ हैं, कि वो भी तैयारी करें। उत्तराखंड में भी एक बड़ी रैली हम लोग जल्द करेंगे। लेकिन ये गुलामी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आज फिर वही दौर आ गया जो एक बार में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के साथ था, कि वो गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते। और मैं आज आपसे ही कह रहा हूं कि हम गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तो जो लोग राजनीतिक कारणों से मुझे मेरा विरोध करते हैं, वो मैं कह रहा हूं कि जो जितनी खामियां मुझ में ढूंढना चाहते हैं ढूंढे, लेकिन वो एक बार किसान आंदोलन से देखें कि आंदोलन में किस तरह सरकार क्या क्या कराती है। तो वो उनको समझना पड़ेगा कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। लेकिन सामाजिक जो आधारभूत है, जो मूलभूत लड़ाई है, जो आंदोलन है, उसको मैंने जब से मैंने उसको स्वीकार किया तो मैंने उसको नहीं छोड़ा है। मैं काशीराम जी की विचारधारा से प्यार करता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्यार करता हूं, मुझे पता उसी में सफलता मिलेगी। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की विचारधारा से प्यार करता हूं। मैं 100 में से 90 भाग आ रहा, मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नेता मानता हूं, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को नेता मानता हूं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, मेरी जो समझ में आ रही है, वो आरक्षण की है। और आरक्षण अगर रहेगा तभी गवर्नमेंट नौकरी रहेगी। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो तैयार हो जाएं। और जो लोग इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बड़ी सभाएं कर सकते हैं, वो लोग मुझे सुझाव भी भेजें। और मैं अपने जितने भी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष या भीम आर्मी के जो जिला के मेंबर या प्रदेश के मेंबर, उनसे कहूंगा कि वो मेरे इस लाइव से जो है बहुत सारे नंबर जो आएंगे उनको उठा लें, उनसे बातें करें। हम लोग, हमारी राजनीति तो यही है ना, अपने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। मेरे लोगों का अधिकार मेरा स्वार्थ, ये सुना था ना आपने। यही तो लड़ाई, यही तो राजनीति है। राजनीतिक इसलिए तो है कि लोग आपको वोट देते हैं और आप उनके अधिकार सुरक्षा करते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं, लेकिन आप तो वोट लेके भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी तो राजनीति ये है कि अपने लोगों के अधिकार, सम्मान की सुरक्षा करनी है, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा करनी है, उनके जीवन की सुरक्षा करनी है, उनके लिए रोजगार, उनके लिए तमाम संसाधन जो हैं वो तैयार करने हैं, उनके आर्थिक मुक्ति का रास्ता खोलना है, उनको आर्थिक सशक्त करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुविधाएं देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजें उनको देनी है। तो ये तभी तो देंगे जब कलम की ताकत हमारे हाथ में आएगी। इसलिए जो है पहले आंदोलन अपना मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो सोचें कि नौकरी कहाँ से मिलेगी सर, जब रोजगार ही खत्म हो जाएगा, जब सरकार डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ आप आर्थिक रूप से इतने सशक्त हैं कि बिजनेस कर पाएंगे। और यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर को अपनी उंगलियों पर चला दें, अपने तरीके से चला दें, अपने तरीके से मोड़ दें, तो वहां आप कहाँ उनका सामना कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब इस लड़ाई को आप समझिए, जिम्मेदारी से समझिए। और मैं इसीलिए हूं और मेरी यही पहचान है कि मैं जब तक हूं, मुझे घमंड नहीं है लेकिन गर्व इस बात का जरूर है कि मैं इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आपने मुझ पे भरोसा किया, मैं इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ता रहूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए बगैर हम लोग नहीं रुकेंगे। तो जो मैंने हाल बताया वो सभी परिवारों का हाल है, क्योंकि मैं गांव में रहता और गांव के लोगों से परिचित। तो जो हमारे आने वाले कल में जो हमारी राजनीतिक होगी, तो वो बिल्कुल साफ है कि हमें करना है। जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए करना है, जिनके पास नहीं है उनको देना है।
लेकिन अभी हमें सरकार को भी बताना है कि जन आंदोलन से हम सरकार को बताएं कि आप नहीं छीन सकते हैं। आप जो हमारी ताकत को, हमारे अधिकारों को छीनना चाह के हमें वापस बेबस गुलामी की ज़िंदगी में ले जाना चाहते हैं। हम जो शेड्यूल कास्ट से मतलब हरिजन से शेड्यूल कास्ट बने हैं, पिछड़ों से जो हैं बैकवर्ड के लोग बने हैं, उनको जो आप छीनना, उनको जो वापस हमें वहीं ले जाना चाहते हो उस व्यवस्था में कि हम आपके यहाँ गुलामी करें, आप वो नहीं होगा अब इस देश में। जब तक बाबा साहब के बच्चे हैं, जब तक भीम आर्मी है, जब तक बहुजन समाज के लोग हैं, तब तक ये नहीं होगा। तो मैं जल्द फिर लाइव आऊँगा और आपसे बात करूँगा। तब तक मैं ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से बहुत सारे संदेश आए इस लाइव पे, जहाँ जहाँ आप लोग तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं जिले जिले जाके नौजवानों को तैयार करूँगा कि वो कमर कसें। सरकार को फिर हम बताएंगे जिले स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे हम बताएंगे कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, आप तैयारी कीजिए। और मुझे किसान आंदोलन ने बड़ा बल दिया, और किसान आंदोलन ने बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया है। लेकिन अब हमें किसान आंदोलन को तो सहयोग करना ही करना है। उनके जो आंदोलन का जो वो भी एजेंडा आता है, जो वो नया वो करेंगे कि भाई इसमें सहयोग करना, उसको तो करना ही करना है। चक्का जाम तमाम तरह की चीज़ों को सहयोग करना है। लेकिन अब हमें जो पिछले दरबार से हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनके लिए भी तैयार रहना। तो स्पेशल ये जिम्मेदारी मैं बैकवर्ड के लोगों को तो कहना ही चाहता हूँ, वो भी तैयार नहीं। शेड्यूल कास्ट के नौजवान से कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति के जो नौजवान है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पे तो खेती भी नहीं है, आप पे तो कुछ भी नहीं है, आप पे तो आर्थिक मजबूती भी नहीं है, आप तो इसी के भरोसे है ना। तो फिर तैयार हो जाइए और सीख लीजिए किसान आंदोलन से, सीख लीजिए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, धारू डबर, तमाम जगह देखिए कि नौजवान कितने बड़े पैमाने में उस आंदोलन में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने हक के लिए खड़े हैं। तो अब आप भी तो तैयार हो जाइए, लिखिए, कहिए कि साडा कित्थे रख, तभी जो हमारा अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर देंगे उसको नहीं छीनने देना है। और अगर वो हमारे होते छिन जाता है तो फिर घमंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जय भीम, जय भारत। हमारी बहनों माताओं को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को ही हमारे नेता हैं, एक सोशल रिफॉर्मर बड़े, जिनकी वजह से हमें बोलने की, कहने की, सुनने की आज़ादी मिली, अच्छे घरों में रहने की मिली। लेकिन राजनीतिक रूप से मान्यवर काशीराम साहब मेरे गुरु हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि मेरे गुरु हैं, मान्यवर जननायक कपूरी ठाकुर मेरे गुरु हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा मेरे गुरु हैं, सर छोटू राम मेरे गुरु हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया अपने दम पे वो सब मेरे गुरु हैं। मैं संत गाडगे जी महाराज को भी गुरु मानता हूँ, मैं प्यारे लल्लई यादव को भी गुरु मानता हूँ, मैं पेरियार रामानायकर स्वामी को भी गुरु मानता हूँ। जो आपको रास्ता देते हैं, गुरु का मतलब होता है आपको रास्ता दिखाना, आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, तो करेंगे। समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जो है बनाएंगे और अमन भाईचारा पैदा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अधिकारों के लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो और सबके मंगल की कामना मैं करता हूँ। धन्यवाद। नौजवानों के लिए बस मेरा एक आखिरी संदेश कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। दोबारा सुना देता हूँ, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता जिस ओर जवानी चलती है। और बार बार मैंने एक दोहराया है, आज फिर इसे दोहराने में बड़ा आनंद आएगा कि ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें जब तलक आपके हाथ मेरे हाथ में रहें। और साख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये पिछले दरवाजे से धोखे से हमारे अधिकार छीनने खेल बंद करे। अगर सरकारी डिपार्टमेंट है तो आरक्षण है, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म तो आरक्षण खत्म। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी आप जो लागू करोगे तो हम इतना दम रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेंगे। जब तक इस देश में जातिवाद है तब तक आरक्षण रहेगा और सरकारी डिपार्टमेंट ही हम खत्म नहीं होने देंगे। ये आरक्षण बीजेपी वाले जिन्होंने हमेशा देश को बर्बाद किया, बेचा है, उनको नहीं पता कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है आरक्षण का।
वरना तो देश बर्बाद करने में इन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। देश बेच बेच के देश चला रहे हैं। धन्यवाद।